नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईडी की। ईडी को जो झाड़ लगी है सुप्रीम कोर्ट से और सिद्धारमैया ने जिस ढंग से उसका स्वागत किया, ईडी को पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज होने के लिए झाड़ पड़ी। और ये मामला था मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा में जो सिद्धारमैया की पत्नी को जो करोड़ों के प्लॉट अलॉट किए गए थे उससे जुड़ा हुआ। तो ईडी को तो डांट पड़ गई। कहां गलती थी ईडी की, कानून क्या कहता है, ईडी का तर्क कितना सही था, और क्या सचमुच में ईडी को जो झाड़ लगी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस भेजने को लेके, तो क्या इससे मुडा का जो स्कैम है उसे सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई? पूरे मामले को और कानून की जो पेचीदगी है उसको समझना जरूरी है। और क्यों ईडी को बार बार सुप्रीम कोर्ट की झाड़ सुननी पड़ती है। ये जो कानून का जो बहुत बारीकी अंतर और गहन विश्लेषण है, अगर उसमें जाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी संक्षेप में, लेकिन मैं आपको पूरे मामले को समझाने की कोशिश करता हूं। तो दरअसल अगर ईडी की जांच की बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उसमें क्लियर कट है कि पहले से कोई एफआईआर होनी चाहिए। शेड्यूल ऑफेंसेस हैं 44-45 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिस मामले में अगर कोई एजेंसी जांच कर रही हो तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो सकती है। ये जो सेक्शन 44 है ईडी पीएमएलए एक्ट का, वो ईडी को पावर देता है कि शेड्यूल ऑफेंस में कोई भी अगर हो रहा है तो कर सकता है। जो मुडा का मामला है उस मामले में जो वहां का लोकायुक्त है उसके यहां शिकायत हुई। उसने पुलिस को कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो ईडी ने उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। लेकिन पुलिस कर्नाटक की है, मुख्यमंत्री के पत्नी के खिलाफ जांच थी, तो पुलिस ने वहां पे अपनी एक बी रिपोर्ट बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट कर दिया। उसमें कहा कि इनके खिलाफ कहीं कोई सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन ईडी की जांच शुरू हो गई थी पीएमएलए की, और पीएमएलए की जांच के तहत ईडी ने नोटिस जारी कर दिया था उनकी पत्नी को, कुछ और लोगों को, कि भैया आइए और बताइए कि क्या क्या हुआ है। उसी मामले को हाईकोर्ट के एक सिंगल बेंच जज जो थी उसने उस नोटिस को क्वैश किया था। वो सिद्धारमैया की पत्नी गई थी और उसी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज डांट लगाई। तो क्या सचमुच में इतना आसान मामला है कि वो केस पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी लोकायुक्त पे और उसके बाद वो खत्म हो गया मामला खत्म नहीं हुआ है। और क्या पेचीदगी है, क्यों है, ये समझना जरूरी है। दरअसल लोकायुक्त में जब जांच शुरू हुई और पुलिस की जांच शुरू हुई, हमें पता है कि पुलिस जांच कैसे हुई, आपको बता चुका हूं, मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ जांच होनी थी। लेकिन साथ ही जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक एसआईटी भी बना दी और एसआईटी भी उस मामले की जांच कर रही है। जो मैसूर का कोर्ट है वो कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, वहां भी शिकायत दर्ज की गई है। और अभी 15 जुलाई को सुनवाई थी। एसआईटी को डिटेल रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। एसआईटी भी जो जांच कर रही है उसने बहुत सारे कागज जुटाए हैं, कहा कि फॉरेंसिक चीजें हैं उसकी जांच की जा रही है। अभी तक डेढ़ साल के आसपास हो गया है, उसकी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। अब उसको निर्देशित किया गया है कि अगस्त में वो फाइनल रिपोर्ट दे, यानी कि जांच अभी जारी है। जो लोकायुक्त के जो पुलिस की जांच थी उसमें जो क्लीन चिट हुई उसमें शिकायत करने वाले थे, उन्होंने कहा है, कोर्ट में लगाया है कि भाई इस मामले में जो जांच की गई है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन तथ्यों को नहीं देखा गया है और इस मामले की सुनवाई हो। 28 जुलाई को डेट लगी है और उस दिन जो एसआईटी की जांच की रिपोर्ट है, लोकायुक्ता जो पुलिस जांच की है उसकी रिपोर्ट है, वो सब कुछ देखने के बाद और जो फैक्ट रखे गए हैं, कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में सचमुच में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्राइमा फेसी अगर देखें आप तो सचमुच में अभी फिलहाल कोई एफआईआर नहीं है। इसलिए ईडी को जो फटकार लगी है वो थोड़ी सी तो सही है कि भाई आपको इतना ओवर स्टेपिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो पीएमएलए कानून है
उसी की धाराएं कहती हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने भी वर्डिक्ट आए हैं कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अगर कोई पुलिस कर रही हो या कोई सीबीआई जांच कर रही हो, कोई भी कर रहा हो, एक बार अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज हो गया, जिसको प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बोलते हैं, वो नहीं प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट नहीं, ECIR बोलते हैं कि इन्फोर्समेंट कंप्लेंट जो है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ECIR जो है वो दर्ज हो गई, तो उसके बाद वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसकी जांच में जो तथ्य आ रहे हैं उसको रखा जाए। अब समस्या ये यहां पे उत्पन्न होती है कि अगर एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है लेकिन उसकी जो केस है वो शुरू ही होता है किसी प्रेडिकेट ऑफेंस के साथ, और अगर प्रेडिकेट ऑफेंस में जो पुराना केस है उसमें अगर किसी को क्लीन चिट मिल जाता है तो क्या ईडी उस पर जांच आगे जारी रख सकता है? अभी एक दिन पहले 900 करोड़ के लगभग एक संपत्ति का जो जब्त किया था ईडी ने, उस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने भी डांट लगाई ईडी को, क्योंकि उस कोल घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था और कोल घोटाले में उस मामले में सीबीआई ने पहले क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि कहीं कुछ नहीं है हमारे खिलाफ, बाद में फिर जांच की गई और फिर उसको ढेर हवाई चलता रहा उस मामले में। तो वहां भी डांट लगी कि जब प्रेडिकेट ऑफेंस ही खत्म हो गया तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का, बाकी कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहा है कि भाई हम एक स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, अगर किसी कारण से, किसी सबूत के अभाव में अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस में आदमी छूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो उसने संपत्ति बनाई है वो बिल्कुल सही, वो लीगल हो जाती है। अगर वो इलीगल ढंग से बनाई हुई संपत्ति ईडी की जांच में साबित होता है, ईडी उसके सबूत पेश करता है, तो कोर्ट डिसाइड करे कि सचमुच में ईडी ने जांच की है, ईडी के जो सबूत हैं वो सही है या नहीं है। ईडी की जांच को ही सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। ये एक बारीक सी लाइन है जिसको लेकर के ईडी को बार बार जो है वो डांट खानी पड़ती है। इसके पहले जो पहले भी आपको बताया था मैं कि छत्तीसगढ़ जो लिकर स्कैम है, उस मामले में जो एक इनकम टैक्स का जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट था उसको आधार बनाते हुए ईडी ने जांच शुरू की थी मनी लॉन्ड्रिंग की, और वो प्रेडिकेट ऑफेंस में है कि अगर एसएफआईओ या इनकम टैक्स अगर प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर देता है, यानी कि वहां पे पैसे जो हैं गलत ढंग से बनाए गए हैं, तो उस मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो सकती है। लेकिन उस मामले में भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पे रोक लगा दी, कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, ईडी चुप हो गई। बाद में वहां सरकार बदली और उसके बाद नई एफआईआर हुई और अब जाकर के भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। तो ये जो एक बारीक सा, एक मतलब महीन सा जो अंतर है, इस चीज को समझना होगा। अब चूंकि वहां मुडा वाले मामले पे आते हैं कि वहां एसआईटी की जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जो लोकल कोर्ट है, मैसूरू कोर्ट है, उसमें सुनवाई अभी चल रही है, कोई अंतिम फैसला आया नहीं है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल हो या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा मामला अटका हुआ है। लोग सब जानते हैं कि जिस ढंग से सिद्धारमैया की पत्नी को बिल्कुल करोड़ों के 14-15 प्लॉट अलॉट किए गए और उस जमीन के लिए किए गए जिससे बहुत कई गुना ज्यादा की थी जो एक्वायर की गई थी पहले, और वो जमीन भी कैसे लिया गया था, उनके भाई ने लिया था, सिद्धारमैया की पत्नी के भाई ने, और कैसे अपनी बहन को गिफ्ट किया, और फिर बाद में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसमें गड़बड़ी तो हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट है, डांट पड़ गई ईडी को, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कोई ग्रे एरिया है। इस चीज को ईडी को थोड़ा सा संभल के चलना होगा। अगर इस ढंग से अगर जांच होती है तो बड़े लोगों के खास तौर पे खिलाफ, तो जब तक आपके पास पुख्ता सबूत न हो, कानूनी रूप से आप बिल्कुल मजबूत आपके हाथ न हो, तब तक अगर हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ जलेंगे, क्योंकि इनके पहुंच ऊपर तक है। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहुत सारी चीजें साबित करते हैं। ईडी के केस से, सीबीआई के केस से कैसे बड़े बड़े लोग निकले हैं,
और कोर्ट का यूज करके। वो उदाहरण बहुत सारे हैं जिसको मैं दे सकता हूं। कभी मैं अलग से इसमें बनाऊंगा कि कैसे कोर्ट को ही मतलब इस्तेमाल करके ईडी और सीबीआई के चंगुल से बच गए और फाइनल हियरिंग तक जाने नहीं दिया केस को, बीच में ही उसको रोक दिया। ऐसे कई मामले हैं, हम उन चीजों पर बाद में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।